ओके ओके सो गाइस, आपको एक बार फिर से स्वागत है हमारी लेटेस्ट फ्रेश के मस्त धमाल एपिसोड में। और आई नो, जब आपने मेरा थंबनेल देखा होगा एक बार के लिए तो सोचा भी होगा ये प्रोडक्ट ऑफ नेपोटिज्म क्या चीज़ है। आई नो आप नेपोटिज्म के नाम से तो बहुत ज़्यादा ही वाकिफ होंगे, लेकिन स्टिल मैंने रोमन रेंस और शॉर्लेट फ्लेयर को यहाँ पे क्यों लगा दिया? क्या इसके पीछे कोई कहानी है? क्या मैं कुछ और ज़्यादा सोच रहा हूँ? तो भाई मैं सोच तो बहुत कुछ रहा हूँ। तो भाई इस सबको जानने के लिए वीडियो को एंड तक पूरा देखना, चैनल को अभी लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। एंड नाउ ज़्यादा वेट ना करते हुए आप देख रहे हैं रेसलमैनिक्स एंड सब्सक्राइब करना तो बनता है। तो गाइस देखो, हम जब नेपोटिज्म का नाम लेते हैं ना, तो एक चीज़ हमारे दिमाग में बहुत ज़्यादा ही आ जाती है कि भाई कोई ऐसा स्टार जो एक एक बहुत रिच फैमिली से होगा, वो बहुत सारे चैंपियनशिप्स उसे मिलेंगी, बहुत सारा टीवी टाइम उसे मिलेगा, उसके ऊपर ज़्यादा एम्फेसाइज किया जाएगा, लोग उसे ज़्यादा देखने लगेंगे, प्रोडक्टिविटी में उसे ज़्यादा चांस मिलेगा, जो हायर अप्स हैं वो उसी पर ध्यान देंगे। तो भाई एक तरफ से ये सच्ची है, इसमें कोई झूठ की बात नहीं है। देखो यार, सबसे पहले यार देखो, बुराई बुराई सब करते हैं, हम अच्छाई से शुरू करते हैं। और हम शॉर्लेट फ्लेयर और यहाँ पे रोमन रेंस को एक साथ कंपेयर करेंगे। सबसे पहले इनकी अच्छाइयाँ देख लेते हैं, क्योंकि एक तरफ द लेजेंडरी रिक फ्लेयर की बेटी है और दूसरी तरफ द लेजेंडरी फैमिली अनोवाई फैमिली से हमारे रोमन रेंस आते हैं। तो चलो एक बार इनके एक्कोलेट देख लेते हैं। सबसे पहले दोनों, चाहे रोमन रेंस है चाहे शॉर्लेट फ्लेयर, दोनों के दोनों टॉप क्लास एथलीट है, दोनों के दोनों फिजिक में सबसे ऊपर हैं। रोमन रेंस ने जहां मर्दों की रेसलिंग को संभाल के रखा है, वहीं पे शॉर्लेट फ्लेयर ने आज वुमेन्स की रेसलिंग को संभाल के रखा है। दोनों अपने अपने जेनर में एकदम टॉप लिस्टेड बैठे हैं। ऊपर से दोनों की दोनों प्रॉपर रेसलमेनिया मेन इवेंट कर चुके हैं, दोनों के दोनों चैंपियनशिप मटेरियल है, दोनों के ही दोनों मतलब ग्रैंड स्लैम चैंपियन बन चुके हैं अपने अपने जेनर में, दोनों के दोनों रॉयल रंबल जीत चुके हैं, बल्कि शॉर्लेट फ्लेयर ने तो एक ज़्यादा ही जीता है। दोनों के पास ही मनी इन द बैंक विनर अभी ये लोग कह नहीं सकते एक दूसरे को, और मतलब नहीं है, मतलब ना रोमन रेस ने जीता है मनी इन द बैंक में, शॉर्लेट फ्लेयर ने जीता है। बाकी ये देखा जाए तो चैंपियनशिप के मामले में दोनों के पास एकदम सेम से एक्कोलेड है। जहां पर रोमन रेंस एक लंबी टाइटल रेन के मालिक है, 1400-1500 दिन तक उन्होंने अपने टाइटल अपने पास रखा है। वहीं पर शॉर्लेट फ्लेयर 14 टाइम चैंपियन है, जो शायद ही किसी को देखने को मिला भी होगा। लेडीज में तो उनके पास भी कोई नहीं पहुंचा। भाई साहब, लेडीज में अगर 3-4 लोग अपनी चैंपियनशिप रेन को मिलाएंगे तब जाकर शॉर्लेट फ्लेयर के नंबर पे पहुंचेंगे। खैर, अब बात आई रेसलमेनिया की। तो जहां एक तरफ रोमन रेंस ने रेसलमेनिया को मेन इवेंट करने में रिकॉर्ड ही तोड़ दिया, हल्क होगन का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। चलो शुरू से देखते हैं। रोमन रेंस ने रेसलमेनिया 31 को मेन इवेंट किया विद ब्रॉक लेसनर, फिर रेसलमेनिया 32 को ट्रिपल एच के साथ, रेसलमेनिया 33 विद द अंडरटेकर, रेसलमेनिया 34 ब्रॉक लेसनर के साथ, फिर रेसलमेनिया 37 उन्होंने किया था सीधा, मतलब रेसलमेनिया 35 और 36 उनसे मिस हो गया था, तो रेसलमेनिया 37 उन्होंने मेन इवेंट किया एज ऑफ डेरन ब्रायन के साथ, फिर रेसलमेनिया 38 विद ब्रॉक लेसनर, 39 विद कोडी रोड्स, फिर 40 में तो उन्होंने कमाल ही कर दिया। दोनों दिन मेन इवेंट्स पहले किया उन्होंने कोडी रोड्स एंड सेथ रॉलिंस के खिलाफ, उसके बाद उन्होंने फिर नाइट 2 में मेन इवेंट किया फिर से कोडी रोड्स के साथ, और इस बार वो एक और बार रेसलमेनिया को मेन इवेंट करने वाले हैं, वो भी सीएम पंक और सेथ रॉलिंस के खिलाफ, जो उनको बना देता है 10 टाइम रेसलमेनिया मेन इवेंटर, शायद ही किसी ने किया होगा। और रही बात शॉर्लेट फ्लेयर की, तो भाई उन्होंने तो एक तरफा ही कमाल मचा रखा है। भाई ठीक है, उन्होंने इतने मेन इवेंट्स तो नहीं करे हैं रेसलमेनिया में, लेकिन रेसलमेनिया 35 को तो मेन इवेंट किया, द वन एंड ओनली ग्रैंडेस्ट मेन इवेंट ऑफ एनी रेसलिंग प्रमोशन जो फीमेल्स के लिए हुआ। उसके बाद यार वो किसी भी रेसलमेनिया में प्रोड्यूस हुई ना, एक बारी भी ऐसे नहीं था कि वो चैंपियनशिप मटेरियल में ना हो। स्टार्ट कर लेते हैं उनके करियर से। रेसलमेनिया 32 में वो चैंपियनशिप मैच में थी अगेंस्ट बेकी लिंच एंड साशा बैंक्स। रेसलमेनिया 33 में भी वो एक फैटल 4-वे मैच का पार्ट थी फॉर द चैंपियनशिप। फिर रेसलमेनिया 35 में वो बेकी लिंच और रोंडा राउजी के साथ मेन इवेंट कर रही थी अगेन फॉर द चैंपियनशिप। फिर रेसलमेनिया 36 में शायद वो शेना बेजलर के साथ थी, अगर मैं गलत नहीं हूँ। 37 उन्होंने मिस किया था। 38 में भी वो चैंपियनशिप मटेरियल थी। फिर 39 में वो रिया रिप्ली के साथ थी। 40 उन्होंने अपनी इंजरी के चलते कैंसिल किया। फिर 41 में एक बार फिर से वो चैंपियनशिप मटेरियल में है टिफनी स्ट्रैटन के साथ। तो देखा जाए तो एक तरफ रोमन रेंस ने मेन इवेंट्स की लाइन लगा दी और शॉर्लेट फ्लेयर ने चैंपियनशिप्स की, दोनों अपने ही अपने जनर में एकदम कमाल है। फिर चाहे फिजिक्स की बात हो, मतलब फिजिक की बात हो, लुक्स की बात हो, और चाहे मूव सेट हो, दोनों ने कमाल धमाल कर रखा है। लेकिन अब बात आता है कि जब यार इतने काबिल है ये लोग, तो फिर नेपोटिज्म वाला वर्ड क्यों, प्रोडक्ट ऑफ नेपोटिज्म क्यों है फिर ये दोनों? मैं समझाता हूँ यार। देखो, जितने ज़्यादा चांसेस इन लोगों को मिल रहे हैं ना, उतनी किसी और को मिल ही नहीं रहे, बल्कि इतने ज़्यादा चांसेस लिए जा रहे हैं कि इनके बगैर जो भी लोग हैं जो डिजर्व करते हैं उनको चांस मिल ही नहीं रहा। वो कितने भी ज़्यादा डिजर्विंग हो, आगे बढ़े ही नहीं पा रहे। अब आप कहोगे वो कैसे? तो चलो भाई, हम रोमन रेंस के इतिहास को पता लगा लेते हैं। अभी जो ट्राइबल चीफ आपको हेड ऑफ द टेबल नजर आ रहे हैं, वो कभी धूल चाट रहे थे, शील्ड के सबसे कम पसंद किए जाने वाले मेंबर थे। जब लोगों का ध्यान डीन एम्ब्रोस और सेथ रॉलिंस पे था, डब्ल्यूडब्ल्यूई सबको
रोमन रेंस चिपकाने पे लगी हुई थी और लोगों ने देखना भी नहीं चाहते थे। ऑल द वे फ्रॉम रेसलमेनिया 29 टू रेसलमेनिया 34, मतलब इन 5-6 सालों में, मतलब रेसलमेनिया 29, 30, 31, 32, 33, 34 तक कोई भी रोमन रेंस को पसंद नहीं कर रहा था। यहाँ तक कि जब उन्होंने अंडरटेकर को हराया रेसलमेनिया में, तो भाई एफ यू रोमन रेंस के चैंट भी लगने लगे। वहाँ तक रोमन रेंस का चाहे माइक वर्क हो और चाहे कैसा भी वर्क हो, लोग उसे पसंद नहीं कर रहे थे। वहीं पर जब तक रोमन रेंस इतनी सारी चीज़ों से लड़ रहे थे, डब्ल्यूडब्ल्यूई ने चांस पे चांस दिए जा रही थी। वहीं पे सेथ रॉलिंस, डीन एम्ब्रोस, केविन ओवेंस, सैमी ज़ेन, ये लोग एक के बाद एक बैंगर दिए जा रहे थे। आपको ये जान के बहुत अजीब सा लगेगा, लेकिन जब रोमन रेंस को कोई पसंद नहीं कर रहा था तो बैटल ग्राउंड में केविन ओवेंस एंड सैमी ज़ेन ने स्टैंडिंग ओवेशन वाला मैच किया। भाई ये जानने में काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग भी लगता है कि भाई जब रोमन रेंस अपने लर्निंग पीरियड पर थे तब कुछ लोग अपने लाइफ का सबसे बेस्ट पार्ट देख रहे थे। और इसीलिए मैंने कहा कि रोमन रेंस कहीं ना कहीं प्रोडक्ट ऑफ नेपोटिज्म में फंस ज़रूर जाते हैं। देखो यार, अभी तो उन्होंने बहुत कुछ अचीव कर लिया, मैं उसके लिए कुछ नहीं कहूँगा, इसलिए पहले मैंने उनकी तारीफ ही करी। लेकिन 2016 तक रोमन रेंस ने काफ़ी लैग मारा। रोमन रेंस का माइक स्किल एकदम जीरो था। वो तो भला हुआ कि वो पॉल हेमन के साथ मैच हो गए और उसके बाद उनके माइक स्किल में भी काफ़ी ज़्यादा मतलब अपग्रेड देखने को मिला। हालांकि आज जिस रोमन रेंस को देख रहे हैं वो तो कुछ ज़्यादा ही अमेजिंग है, एकदम ऊपर लेवल पर है। लेकिन स्टार्ट के 6-7 साल तक उन्होंने बहुत लैग किया और जब तक उन्हें डब्ल्यूडब्ल्यूई चांस दिए ही जा रही थी तब तक भाई वो लोग जो लोग पहले से डिजर्व करते थे भाई उनको चांस नहीं मिल रहा था। यहाँ तक कि आप ये भी मतलब इसको नकार नहीं सकते, सैथ रॉलिंस और डीन एम्ब्रोस कभी पार्ट 2 पर आए ही नहीं, वो हमेशा अपने पीक पर ही रहे। सैथ रॉलिंस पहले भी मेन इवेंटर थे और आज भी मेन इवेंटर ही हैं, इसलिए थोड़ा सा भाई होता ही है। रोमन रेंस ने चाहे कितनी भी गलतियां करी, डब्ल्यूडब्ल्यूई एक के बाद एक उसे माफ़ करती गई। अगर कोई एक और बंदा ऐसा कर दे तो डब्ल्यूडब्ल्यूई उसे तुरंत निकाल देती, लेकिन क्योंकि रोमन रेंस का जो बैकग्राउंड था वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है रेसलिंग में, इसलिए डब्ल्यूडब्ल्यूई उन पर बार टेक लेती गई और फिर इन दी एंड रोमन रेंस वो बने जो आज हैं, द मेगा रोमन रेंस। और यही कुछ बात शॉर्लेट फ्लेयर को लेकर भी है। डब्ल्यूडब्ल्यूई बड़ी आसानी से दूसरे स्टार्स को चांस दे सकती थी। भाई आपके पास बेली थी, आपके पास साशा बैंक्स थी, आपके पास नाया जैक्स थे, आपके पास और भी स्टार थे, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई ने शॉर्लेट फ्लेयर को एक किंग मान लिया था, जैसे रोमन रेंस को माना। डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए शॉर्लेट फ्लेयर एकदम फर्स्ट प्रायोरिटी हो गई थी। भाई आप इसी साल को देख लो, और क्या रॉक्सैन पेरेस में वो हिम्मत नहीं है कि वो रेसलमेनिया को मेन इवेंट कर सके? क्या अलेक्सा ब्लिस का रिटर्न आपको खराब लग रहा था? लेकिन नहीं, डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इन्हें चांस दिया ही नहीं। डब्ल्यूडब्ल्यूई ने शॉर्लेट फ्लेयर को रिटर्न भी करवा दिया, रॉयल रंबल में उन्हें अच्छी अपीयरेंस भी दी, आसानी से रॉयल रंबल भी जिता लिया और उन्होंने अपने पसंदीदा टाइटल को मतलब चैलेंज भी कर दिया। वहाँ पर भाई आप ये देखो यार, रॉक्सैन पेरेस 72 मिनट से भी ज़्यादा टिकी थी। डब्ल्यूडब्ल्यूई उन पर टेक ले सकती थी, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ऐसा नहीं किया क्योंकि उनकी फेवरेट शॉर्लेट फ्लेयर क्योंकि वापस आ गई थी। और इसीलिए ये बन जाते हैं अल्टीमेट फॉर्म ऑफ नेपोटिज्म। भाई देखो, इन्होंने अपने आप को साबित तो किया है, मैं मानता हूँ, लेकिन जितने चांसेस इन्हें दिए गए हैं इतने किसी और को इतिहास में मिले ही नहीं है। अगर कोई और इनकी तरह गलती कर रहा होता ना तो डब्ल्यूडब्ल्यूई कब तक उन्हें लात मार के बाहर निकाल देती। दैट्स द रियलिटी। अब आप कहोगे भाई जिमी और जे उसो भी तो हैं, लेकिन मेरे भाई मैं आपको साफ बता देता हूँ, जिमी और जे उसो अपने जैनर में, अपने टैग टीम डिवीजन में बहुत अल्टीमेट है। उन्होंने नॉट ओनली चैंपियनशिप को मेन इवेंट, रेसलमेनिया मेन इवेंट लेवल तक लेके गए, बल्कि वो अल्टीमेट फॉर्म ऑफ टैग टीम है वो। भाई उनको कंपैरिजन नहीं है, भाई उनका कंपैरिजन ही नहीं है। माना कि वो भी नेपोटिज्म से आते हैं, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने अपना स्टील दिखाया, अपना लोहा दिखाया, अपना मेटल दिखाया, भाई वो कमाल है, एकदम कमाल है। उन्होंने एक सेकंड का भी टाइम वेस्ट नहीं किया। माना कि देखो यार, मुझे पता है आप लोग रोमन रेंस लवर होंगे, कुछ लोग शॉर्टेट लवर होंगे, लेकिन जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। मेरा पॉइंट बस इतना है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने जितने चांसेस, जितने टेक्स इन स्टार्स के लिए लिए, उतने किसी और के लिए कभी जिंदगी में नहीं लिए, और वो सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि इनका फैमिली बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग था। सो दैट इज इट गाइज। अभी के लिए तो बहुत इतना ही। मुझे पता है आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मुझ पर गुस्सा मत करना। मैंने सिर्फ आपको स्टैट्स बताए कि भाई क्या चीज़ चलती है रेसलिंग के अराउंड। बाकी हाँ, चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाबू शोना है तो बात कर लो, नहीं है तो ढूंढ लो, क्योंकि लाइफ इज टू शॉर्ट, टुमारो इज नॉट गारंटीड। एंड हाँ, हैप्पी नवरात्रे और ईद मुबारक। पीस।